सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं पूरा हफ्ता कि नहीं? नहीं पढ़ा है? कोई ऐसा जो पढ़ के आया हो? किसी ने एम करा हो कि पढ़ूंगा मैं, 2-4 दिन पढ़ा हो? आप तो यहीं पे पढ़ रहे थे। आई हैव सीन इट। अदर्स आर इग्नोरिंग द न्यूज़पेपर दीज डेज। हाँ, क्या कर पा रहे हैं? अच्छा, टेस्ट पे ध्यान दे पा रहे हैं, नथिंग एल्स। चलो कोई बात नहीं। एनी हाउ, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। करंट अफेयर्स वीकली जो हर हफ्ते हम कर रहे हैं, है ना? देर आर न्यू फेसेस एज वेल, सो वी वांट टू अगेन रिपीट कि हम क्या करते हैं। वी ट्राई टू प्रिडिक्ट एवरी वीक कि क्या सवाल बनेगा। पहले हम एमसीक्यूज़ करते हैं, फिर उनके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और एमसीक्यूज़ में जो हाईएस्ट नंबर लेता है उसको क्या मिलती है? चॉकलेट, है ना? सो दैट इज़ व्हाट वील डू इवन टुडे, एंड वील बिगिन विद दिस वीकली करंट अफेयर्स। वेरी गुड आइडिया। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कम टैक्स देना है तो कमाई कम कर लो। आजकल निर्मला मैडम पे बहुत सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं, बट मीम बनाना नहीं, हमारा काम है करंट अफेयर्स को कवर करना वीकली। दीज वुड बी द टॉपिक्स। पहले एमसीक्यू करेंगे, देन चाइना का डैम की बात करेंगे, वेल्थ टैक्स की बात, यूएन डिसएंगेजमेंट फोर्स की बात करेंगे, सी ऑटर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ना सी ऑटर्स पे और ऐसी स्पीशीज़ पे कभी फिल्टर फीडर पे सवाल आता है, कभी लेट्स से फिशेस पे सवाल आता है, इंसेक्ट्स पे तो हर साल आना ही आना है। सो ऑल दोज थिंग्स, एंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन, है ना? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन इन न्यूज़। देन अमेंडमेंट्स टू द प्रिजन रूल्स, जो हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिजन रूल्स में चाहिए, वो अमेंडमेंट आ गई है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि जजमेंट आई और साथ के साथ लेजिस्लेचर ने, साथ के साथ सरकार ने, एग्जीक्यूटिव ने चेंजेस कर दिए। सो दिस इज रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, है ना? देन दी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स से पिछले साल काफ़ी सारे सवाल आ गए थे, 2 साल से नहीं आ रहे थे। सो हेंस वी नीड टू कवर दीज एज वेल। जो जो न्यूज़पेपर में से इंपॉर्टेंट होता है ना, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो उठा के आई कम टू यू। ऐसा नहीं कि 500 टॉपिक दिए कि चलो जी इसमें से सवाल आए। लिमिटेड, लेसर एंड वेरी वेरी लिमिटेड कवरेज में हम लोग कवर करते हैं। तीस्ता रिवर, आई रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम तीस्ता रिवर पे यूपीएससी ने सवाल पूछा था, एंड दैट टाइम आई थॉट तीस्ता रिवर कोई और ही रिवर है, इसे जो गंगा कहते हैं बांग्लादेश में, बट दैट इज नॉट इट। बट स्टिल थ्रू आवर हैक्स एंड अटेम्प्ट आई वॉज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बट सबसे पहले क्या करना है हमने? आर एमसीक्यूज, राइट? 6 मिनट्स टू यू, सॉल्व करो, 6 में से 6 लाओ। बहुत सारे लोग हैं आज, 6-7 नंबर आने चाहिए, 7 भी आ जाएं किसी के तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। क्वेश्चन अच्छे हैं, 6 ही हैं, 6 में से 6 आने चाहिए। 6 मिनट है आपके पास। यार मेरे पास एक कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर कम पड़ जाएगी, एक ब्लैंक पेज पे कर लो प्लीज़ सामने से, वन ऑफ यू। सहेलियाँ डिसाइड कर लेना। राइट, सो 6 minutes for these questions. Try to attempt, then we'll discuss the answers. अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड है। जरा एक चेंज करना प्लीज़, इसको मंथली कर लेना एनुअली की जगह। दिस इज़ रॉन्गली मेंशन, मैंने सुबह देख लिया था। इसे मंथली करना है, एनुअली को मंथली कर लेना, बस इतना सा चेंज। अटेम्प्ट इट इन 6 minutes, देन वील चेक एंड डिस्कस, एंड 6 out of 6 को चॉकलेट, हाईएस्ट को चॉकलेट, 4 से नीचे चॉकलेट मेरी। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी। Excuse me.
हाँ जी, हो गए। नाम लिखा है? नाम लिख देना प्लीज़। नाम लिख देना सर प्लीज़ जब हो जाएंगे। One more minute. One more minute everybody please. मुश्किल तो नहीं है इतने आज? कि ज़्यादा मुश्किल है? नहीं? डन? चलो। कौन कौन रह गया प्लीज़? बस वो थोड़ी बताएगा आंसर। थैंक यू, थैंक यू। चलो, डन एवरीबडी? सो लेट्स चेक देम। लीजिए मैम। बांट लो आपस में प्लीज़ चेक करने के लिए। चेक आगे लिखा हुआ है। शी डिडंट हैव द क्वेश्चन पेपर हेंस। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट का आंसर इज सी चंडीगढ़। डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी सर। चेक करना है आपने साथ साथ, गलत है कि सही। फर्स्ट का आंसर इज सी चंडीगढ़, हेल्प कर देना प्लीज। राइट, देन सेकंड का इज बी बॉम्बे, देन थर्ड का इज बी बॉम्बे अगैन, फोर्थ का इज डी दिल्ली, फिफ्थ इज सी चंडीगढ़। चीटिंग तो नहीं करी आपस में? हंस रहे हो जो। सिक्स्थ का इज बी बॉम्बे, सिक्स्थ अगेन बी बॉम्बे। राइट, सो सी बी बी डी सी बी। चीटिंग हो गई आज, 6 आउट ऑफ 6 आ गए। सो नाउ टेल मी द स्कोर्स। जो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, किसी के 6 आउट ऑफ 6 हैं? 5 आउट ऑफ 6? उल्टा चलें, 1 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6। अच्छा, 2 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6, 4 किसी के? क्या बात है। सो अक्षिता इज, मेरे को उम्मीद हो गई थी कि 4 से कम रहेंगे तो चॉकलेट मेरी हो जाएगी, बट अक्षिता ऑलवेज टेक्स इट अवे। आ जाओ मैम, ले जाओ। अ स्मॉल राउंड ऑफ अप्लॉज, नॉट अ वेरी बिग वन, फॉर हर। कंग्रेचुलेशन। आई थिंक लास्ट टाइम भी जब आप आए थे क्लास में तो यू वॉन इट। वेल डन, वेल डन। आपस में कर लेना एक्सचेंज। जब हम टॉपिक्स पे डिस्कशन पे चलते हैं क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डैम्स। डैम कंस्ट्रक्शन, ये लर्निंग है इसमें, प्लीज इधर आ जाओ। डैम कंस्ट्रक्शन एड्स डाउनस्ट्रीम एग्रीकल्चर बाय सिल्ट रिटेंशन। डैम कंस्ट्रक्शन क्या करता है? जब आप नदी पे डैम बना लेते हो, वो सिल्ट वहीं रोक लेता है। सैंड, क्ले एंड सिल्ट की बात करते हैं ना। कर लो एक्सचेंज पहले, कोई बात नहीं। डन, कर लें बात इसको, कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। अगर ऊपर नीचे हुआ एक सवाल बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। सुन लो। सो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है चाइना ब्रह्मपुत्रा पे, बहुत बड़ा। उसके रिगार्ड में न्यूज थी। सवाल देखो कैसे बना है। सवाल इज ऑलवेज द बैकवर्ड लिंकेज ऑफ द टॉपिक। सो डैम बनाने से क्या क्या हो रहा है वो बात है। सो डैम कंस्ट्रक्शन एड्स डाउनस्ट्रीम एग्रीकल्चर बाय सिल्ट रिटेंशन, नहीं।
बल्कि उल्टा होता है। इसमें लर्निंग ये है, जब टॉपिक करेंगे तो बात यही करेंगे, सिल्ट रोक करके डैम हार्म्स एग्रीकल्चर। ये बोथ यूपीएससी एंड पंजाब पीसीएस दोनों के लिए रेलेवेंट है ना, कि जहाँ जहाँ डैम बनता है वहाँ आगे के फील्ड्स में जहाँ पानी जा रहा है वहाँ सिल्ट नहीं जाती, डैम सिल्ट को रोक लेता है। हेंस सिल्ट रिटेंशन से एग्रीकल्चर हार्म होता है। देन डैम कैन कॉज रेजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ऑब्वियसली जहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ग्रेविटी इफेक्ट होएगी, वजन पड़ेगा, इतना पानी का वॉल्यूम है और एकदम से आ रहा है, जा रहा है, रोक रहे हो, चला रहे हो, सो रेजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक तो होता ही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज फर्स्ट वाज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, थ्री गॉर्जेस डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। नहीं, थ्री गॉर्जेस डैम सेकंड बिगेस्ट डैम था आज तक, अब जो बना रहे हैं इससे भी बड़ा होगा, है ना। बिगेस्ट पोटेंशियल वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम था, ये यांगस्टे रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा पे नहीं है। चाइना का ही है, राइट। आपको लगा चाइना के नहीं, इसलिए गलत कर लिया। अच्छा, सो देन आंसर हियर बिकम्स, व्हाट इज द आंसर देन? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज टू ओनली, दैट इज सी, राइट। किसने किसने हैक लगाया था टू ओनली वाला? वेरी गुड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को दोबारा लगाने की बात हो रही है बिकॉज हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे बोल रहा है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना। इनइक्वालिटी बढ़ रही है देश में, खासकर नॉट कंजम्पशन बट वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, उससे इनइक्वालिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो ये गलत है, राइट। कोई भी टैक्स से यूजली इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश होती है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस से, ठीक है। देन इट इज यूजली लेवाइड ऑन एसेट्स, यस, यूजली लेवाइड ऑन एसेट्स। इन इंडिया इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में वेल्थ टैक्स है ही नहीं अभी, सही। 1960s में लगाने की बात हुई थी, लगा था, बट इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था तो हटा दिया गया था। नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट इट अगेन, सो आंसर बिकम्स अगेन टू ओनली अगेन, राइट। सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स हैं, हाँ जी, 5 परमानेंट प्लस 10 अदर्स, राइट। द नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव अ टेन्योर ऑफ 10 नहीं, 3 नहीं, कितने? 1 year नहीं, 2, राइट। सो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। द बॉडीज प्रेसिडेंसी रोटेट्स मंथली अमंग मेंबर्स, सही, दिस इज राइट। एनुअली नहीं, मंथली, राइट। इवन मिस्टेक थी इसमें, टाइपिंग एरर था, तो उससे याद रखना मंथली रोटेट करती है प्रेसिडेंसी। सो आंसर हियर बिकम्स 1 and 3, बॉम्बे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सी ऑटर्स। ये ऑटर्स वाले सवाल बहुत आते होते हैं ऐसे से, है ना, स्पीशीज वाले, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसी पे हम डील कर रहे हैं, राइट। सो सी ऑटर्स आर मैमल्स, करेक्ट। अब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स थी, यही हमारी लर्निंग है एक्चुअली ऑटर वाले टॉपिक में भी, जब आगे करेंगे। सी ऑटर्स कैन वॉक अ लैंड, यस, बट दे लिव इन वाटर, दे ऑलमोस्ट इंटायरली लिव इन वाटर। कोई भी ऑटर बाहर नहीं रहता, चल सकता है अगर चाहे लैंड पे, बट जस्ट थोड़ी देर के लिए आता है और वापस चला जाता है पानी में। सो सी ऑटर्स आर मैमल्स, दे कैन वॉक ऑन लैंड, यस, दे लिव इन वाटर, यस। यहां पे जो ज्यादा दिमाग लगा रहे थे उनका गलत हो गया होगा, है ना। सो आंसर हियर इज 1, 2 and 3, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। देन स्पेस डेक्स, ये इंडिया ने किया जी एक्सपेरिमेंट। गलत ऑप्शन क्या भरी, स्पेस डेक्स को स्पेस एक्स कर दिया, नहीं, ये इंडिया के PSLV पे जाएगा, इंडिया का एक्सपेरिमेंट है ना। एंड इट विल टेक ह्यूमंस टू द मून, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इसमें ह्यूमंस का कोई काम नहीं है। बाद में चलो फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अलग चीज़ है, बट द स्टेटमेंट नोवेयर सेज कि फ्यूचर में ये हेल्प करेगा। अगर ऑप्शन ये होती, देखो जरा सटलिटी, सटल चेंज से ऑप्शन सही हो जाती, दैट इन फ्यूचर दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन टेकिंग ह्यूमंस टू मून, यस, ऑब्वियसली यस, राइट। बट अभी लेके जा रहा है, नहीं। सो इसमें बताना है नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट, राइट जी। एनी प्रॉब्लम्स? देन अगली स्टेटमेंट पे, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मेड बाय मी, दिस इज अ क्वेश्चन मेड बाय यूपीएससी। इसमें 2 चीजें अंडरलाइन करना चाहता हूं मैं। आंसर क्या है इसका? टू ओनली। हमारे यहां पे आंसर्स क्या थे? टू ओनली, टू ओनली,
समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट? ऑप्शंस देखो, स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस में टू ओनली कल्ला कल्ला है, इधर क्या है आंसर? ये यूपीएससी का आंसर है, मेरा नहीं है। यूपीएससी का आंसर भी टू ओनली है। So this is a very smart strategy that there are certain tricks of attempting the exam. I happen to attempt this, है ना? ये किया था। सोर्स ऑफ रिवर टीस्टा इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। सोर्स अलग है इसका, ब्रह्मपुत्रा का यमदुंग ग्लेशियर है, इसका खोचंग कुछ और है ना? राइट। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टीस्टा, दिस इज करेक्ट। रिवर रंगीत अननोन सा ऑप्शन था, इसे सही मान लो, है ना? देन रिवर टीस्टा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं, ये मिल जाती है ना? सो दिस आंसर बिकम्स टू ओनली। बट इस क्वेश्चन, ये यूपीएससी का सवाल है, दोबारा नहीं आने वाला, बट इससे आप पैटर्न इमेजिन करके देखो, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ट्राई टू गॉज द स्टेटमेंट्स ओवर हेयर। सोर्स ऑफ रिवर टीस्टा, इसको गलत बनाने के लिए ब्रह्मपुत्रा इज सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ एज कंपेयर टू, ये स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, है ना? देन रिवर रंगीत, ये अननोन सी बात है, बंदा तीस्ता पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है वो तीस्ता पढ़ रहा है, तो उसने रिवर रंगीत उसमें पढ़ी है, नहीं तो रिवर रंगीत कौन सोच सकता है? इमेजिन दी पर्सन मेकिंग दिस क्वेश्चन, वो तीस्ता के बारे पढ़ रहा है ना। रिवर रंगीत तो गलत ऑप्शन सोचना लगभग इम्पॉसिबल है। हु नोज रिवर रंगीत? आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, इवन अभी भी नहीं हमें पता होगा, तो सवाल आ गया तो पता है, राइट? सो दिस हैज टू बी मेजरली अ करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ें समझ गए तो प्रीलिम तो एक्चुअली बस देखने का आइडिया है, भाई कैसे करना है। प्री इज नथिंग, है ना? अगर अड़ता है तो हम लोगों को ये बताया नहीं जाता, सिर्फ किताबें थमा के पढ़ा दिया जाता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बाय बाय। फिर बाद में फिर पेपर में हम जाके 40-50 सवाल कराते हैं, कट ऑफ मर जाती है ना? सो वी हैव टू बी वेरी प्रूडेंट कि कहाँ तक हमें डिटेल में इन्फॉर्म करना है और उसे प्रैक्टिस करना है, राइट? सो दीज वर दी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम्स इन दीज क्वेश्चंस? नथिंग। चलो फिर टॉपिक्स पे चलते हैं जी। व्हाट डिड द फिश से व्हेन इट सॉ स्वैम इनटू अ वॉल? इट सेड डैम। चलो दैट्स अ जोक, बट डैम बन रहा है, चाइना बना रहा है 137 बिलियन हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो इसमें नोट करने वाली समरी वाली बातें क्या है? ये तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन में होगा, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में होगा, ऑटोनॉमस। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में है जी। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे होगा, नोट कर लेना साथ साथ, शॉर्ट नोट बन जाएगा। हमारा तरीका ये है कि आपको रिवाइज करना आसान हो जाए, है ना? सो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोटेंशियल होगा इस डैम का, राइट? देन हमने जो एक लर्निंग अपने सवाल में देखी, इंडिया के लिए अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम डैम है, जहां ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है इंडिया, उससे पहले बना हुआ अपस्ट्रीम डैम है। सो ये ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को हार्म कर सकता है, बिकॉज ये सिल्ट को रिटेन कर लेगा। देन ये इन्वायरमेंट में अर्थक्वेक भी ला सकता है, रेजरवॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आ सकता है ना? एंड ये एज अ वेपन भी यूज हो सकता है बाद में, कैन बी यूज एज अ वेपन बाय चाइना, कि इतना सारा पानी इन्होंने इकट्ठा कर रखा है हाइट पे, हम इनसे लड़ने जा रहे हैं बंदूकें लेके, इन्होंने बंदूकें चलाई नहीं, पानी छोड़ दिया, हमारे बेचारे सोल्जर पानी में बह रहे हैं इधर उधर, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं, वो पानी पे बैठे आराम से चाय पी रहे हैं, देखो तैर रहे हैं लोग। सो दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन इन द फ्यूचर। सो दैट इज वाई इंडिया इज ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस इट, अपने डैम्स भी डेवलप कर रहे हैं, बट ड्यू टू जोग्राफी एंड ड्यू टू दी location and the influence of China in Tibet, we will be unable to counter it, let's say perfectly, है ना? तो डैम ये लोग बना रहे हैं, हमारे लिए एक और इशू हो गया, सिक्योरिटी इशू भी है, ये इन्वायरमेंटल इशू तो है ही है, सिक्योरिटी इशू भी है साथ में, स्ट्रेटेजिक मुद्दा भी है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें हाइड्रोलॉजिकल, वाटर शेयरिंग एंड डैम कंट्रोल्स, ऐसी ट्रीटीज़ में
चाइना के साथ एंटर करना चाहिए, रीजनल प्रेशर, यूएसए का प्रेशर बना के इसमें अपना हिस्सा भी डालने की कोशिश करनी चाहिए कि यार हमें भी कुछ आइडिया इसका, डेटा इसका, मैनेजमेंट कुछ तो दो, बिकॉज ये हमें डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस टॉपिक। एक बार देख लेते हैं। चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग ज़ैंगबो। यारलुंग ज़ैंगबो वो ब्रह्मपुत्रा को कह रहे हैं वहाँ। आई डोंट थिंक ये नाम पूछा जाए, बट फिर भी अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्रा ही है, यारलुंग ज़ैंगबो। ऑन द तिब्बतियन प्लेटो बना रहे हैं, राइट। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोड्यूस 300 बिलियन किलोवाट आवर्स, 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली बनाएंगे। और ये जो इनका सबसे बड़ा डैम था थ्री गॉर्जेस, ये यांगस्टे रिवर पे है, हाइड्रो पावर में लीडिंग था। जब ये बन जाएगा तो थ्री गॉर्जेस से बड़ा होगा, राइट। थ्री गॉर्जेस डैम इज ऑन यांगस्टे रिवर, राइट। देन कोर्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है? ओरिजिनेटिंग इन तिब्बत एज यारलुंग ज़ैंगबो, फ्लोज थ्रू इंडियाज अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इंडिया में 2 स्टेट से जा रही है, अरुणाचल एंड असम, ध्यान रखना प्लीज, भूलना नहीं है। बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश एंड एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, राइट। एज अ पेरिनियल लेवर इट सस्टेन्स कम्युनिटीज थ्रू फिशरीज, ये याद रखने वाली बात नहीं, असम अरुणाचल इस स्लाइड पे ध्यान रखना है। While it enriches agriculture by depositing fertile alluvial soil, its lower courses have challenges with recurring and devastating floods. असम में बहुत सारे फ्लड्स ब्रह्मपुत्रा के वजह से आते हैं, बिकॉज एक तो तेज बहती है और कोर्स चेंज करती है, राइट। देन चाइनाज डैम प्रोजेक्ट ओवर हेयर, दे आर कंस्ट्रक्टिंग द डैम, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, राइट। सो चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द डैम इन मेडोंग काउंटी, मेडोंग काउंटी है उनकी जो एरिया है, and Tibet Autonomous Region where the Yarlung Tsangpo drops 2000 meters creating ideal hydropower conditions। जहाँ पे भी रिवर ड्रॉप करेगी वहाँ पे हाइड्रो पावर के लिए आइडियल कंडीशंस है कि पानी फ्लो कर रहा है। एकदम से ड्रॉप होगा तो पानी तेज फ्लो करेगा, वहाँ पे आइडियल कंडीशंस बनती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ ना बीच में क्लास में से कंसेप्ट सवाल बन जाता है, सो वी शुड बी वेरी श्योर, राइट। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ चाइनाज रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। वो तो दिखा रहे हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हमने कार्बन न्यूट्रलिटी लानी है 2060 तक, 60 तक। इंडिया ने कब तक एम करा है? बिल्कुल सही, 2070 तक हम भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या मतलब होता है कार्बन न्यूट्रल होने का? बिल्कुल सही, कि नेट एडिशन टू द एटमॉस्फेयर इज जीरो। जितना आप, ये नहीं कि एमिट करना ही बंद कर दोगे, आग ही नहीं लगाओगे। आग नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सीरियल कैसे चलेंगे, है ना, घर कैसे चलेंगे? एनी हाउ, सो आग नहीं लगाओगे, बट आप एमिट जितना कर रहे हो उतना ही आप वापस एब्जॉर्ब कर रहे हो। एडिशन, नेट एडिशन टू द एटमॉस्फेयर इज जीरो, राइट। सो चाइना कह रहा है कि मैं ग्रीन प्रोजेक्ट बना रहा हूं, इतने पैसे लगा रहा हूं, देखो एनवायरमेंट को हेल्प के लिए, बट what is the scale and significance? Dam is projected to generate 60 gigawatts of power, triple the capacity of 3 billion kilowatt hour इसने generate करना, which is at least 3 times the second biggest now, which will become the second biggest. अभी biggest यही है, 3 Gorges Dam, right? And Beijing clean energy targets को bolster करने की कोशिश कर रहा है, right जी। Then concerns क्या हैं? Agriculture की concern जिससे मैंने सवाल बनाया था, ध्यान रखना कि ये सिल्ट को रिटेन कर लेगा, सिल्ट को रोक देगा डैम। जब पानी बहेगा तो सिल्ट यहाँ पे रुक जाएगी। सिल्ट इज सिल्ट, सैंड एंड क्ले, है ना, सिल्ट गिल्ली गिल्ली मिट्टी, वो यहाँ रुक जाएगी, तो एग्रीकल्चर फील्ड को नहीं मिलेगी जो पानी के साथ आ रही थी। सो एग्रीकल्चर आगे इंडिया वाले लैंड में इफेक्ट हो सकता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, वाटर रिसोर्सेज, चाइना कह रहा है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? वाटर को स्टॉप नहीं करते, ज़्यादातर जहाँ को रिवर जा रही है उसके साथ ही चलते पानी में अपना डैम लगा लिया, बट कह रहा है हमें पता है इतना बड़ा डैम रन ऑफ द रिवर नहीं होगा, ये पानी रोकेंगे और बड़ा डैम बनाएंगे, राइट। हाउएवर एक्सपर्ट्स वार्न इट कुड रिड्यूस द वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्राई सीजन एज वेल एंड ऑल्सो एक्सेसरबेट फ्लडिंग ड्यूरिंग अदर सीजन्स। अब चाइना के कंट्रोल में हो गया पानी, अब वो जब ड्राई सीजन होगा तो पानी अपने पास रोक लेंगे, जब फ्लडिंग सीजन होगा तो ज़्यादा छोड़ देंगे। सो इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया एनवायरमेंटल कंसर्न में फंस गया। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स। देन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, अपस्ट्रीम पे डैम है तो वेपन की तरह यूज हो सकता है। बहुत सारा पानी स्टोर करा हुआ एकदम से सारा छोड़ दी, हमारे असम वाले लड़के डूब गए, सो व्हाट विल हैपन? दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। देन seismological threats, that this can have reservoir induced earthquake,
रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आ सकते हैं इसकी वजह से, एंड वो एरिया भी वनरेबल है ना। देन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, जो नदी में फ्लो कर रहा है, साथ में मिट्टी आ रही है, साथ में पानी आ रहा है ना, एलुवियल सॉइल साथ में फ्लो कर रहे हैं, ग्रीन थोड़ा बहुत ग्रीन में न्यू टाइप चीज़ें बह रही हैं, उसमें फिशेज एंड अदर काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रह रही है। बट अगर आप रोक दोगे तो दैट फ्लो वुड ऑल्सो इफेक्ट द स्पीशीज, एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकता है। सो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। आंसर आ जाए मेंस क्या, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सिक्योरिटी इम्पैक्ट, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, ऑल दोज थिंग्स शुड बी कवर्ड। कि आंसर ऐसा लिखेंगे सिर्फ की वर्ड नहीं फेंकने, है ना, वी हैव टू हैव डायमेंशंस टू इट। देन इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया अर्ज चाइना टू सेव गार्ड द डाउन स्ट्रीम इंटरेस्ट, कि भैया हमें भी देख लो, हम भी गरीब आदमी हैं, है ना। देन एडिशनली इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग अ 10 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द दिबांग वैली इन अरुणाचल टू काउंटर बैलेंस। हम कोशिश कर रहे हैं शो करने की हम काउंटर बैलेंस कर लेंगे, बट साइज देखो और डाउन वैली है तो क्या ही कर लोगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वी आर ट्राइंग टू काउंटर बैलेंस। एंड इंडिया इज ऑल्सो सेइंग डाटा शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स पे एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म पे इसको मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट करो। अगर ऐसा हो जाए तो बेटर है। बाय द वे व्हाट डू यू थिंक यार, एक तरफ है यूएसए जो बहुत बड़ी इकोनॉमी और कंट्री डिफेंस वाइज भी है, एक तरफ है चाइना जो अगेन सेकंड नंबर पे है, इंडिया से बहुत बड़े हैं, बट इंडिया भी छोटा नहीं है ना, अभी जापान को पीछे छोड़ देंगे हम। सो इंडिया के पास दो ऑप्शंस बनती हैं शायद, कि यहाँ तो यूएस के साथ अलाइन करके इनको कंट्रोल करे कि भैया हमारा पानी ना रोका, ऐसे ना करो, या फिर इनके साथ अलाइन करके एशियन सेंचुरी बनाए। दोनों एशियन है ना, इंडिया एंड चाइना। सो शुड वी एम एट एशियन सेंचुरी और शुड वी एम एट ट्राइंग टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एशियन सेंचुरी करना चाहिए, और कोई काउंटर बैलेंस? अच्छा, और कोई क्या करना चाहिए मैडम? सो वी कैन नॉट एम फॉर IR इज नॉट लाइक कि इनके साथ ही जुड़ जाओ या इनके साथ ही जुड़ जाओ, इनको हम छोड़ नहीं सकते बिकॉज ये हमारे लिए मार्केट है, इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करता है। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज साथ में बैठे हैं, ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो पानी भी मारेंगे हमें, ये प्यासा भी मारेंगे और फ्लड में भी डुबाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट विद मल्टीपल अलाइनमेंट्स एंड बैलेंसिंग दी पावर्स, कि एशिया यूनिपोलर ना बने और वर्ल्ड मल्टीपोलर रहे, है ना। एशिया यूनिपोलर ना बने और वर्ल्ड मल्टीपोलर रहे, राइट, नॉट ओनली बाइपोलर, और अमेरिकन हेजमनी दोबारा से ना आए। दोनों को बैलेंस करके चलना, और इंडिया को ये 2 बिलियों की लड़ाई में बांदर फ़ायदा उठा सकता है ना। इंडिया इज़ अ वेरी रेलिवेंट इकॉनमी फॉर दीज टू। हम चाइना को ऐसा 1-on-1 नहीं मार सकते, बहुत बड़े हो, ना ही हम यूएस को मार सकते हैं, जीत सकते हैं, बहुत बड़े हो इकॉनमी वाइज, डिफेंस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, बट वी कैन प्ले दैट नटोरियस चाइल्ड, कि अगर चाइना हमसे वॉर करता है जीत वो जाएगा शायद, बट वो यूएस से रेस में पीछे चला जाएगा। अगर यूएस हमसे लड़ता है तो वो चाइना से रेस में पीछे चला जाएगा। सो दोनों को इन्फ्लुएंस अपना करने के लिए इसकी ज़रूरत है। इंडिया इस टाइम बड़े सालों के बाद बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे है, एंड वी शुड डिप्लोमेटिकली, वी शुड स्ट्रेटेजिकली यूज़ दिस एडवांटेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। और फिर हम तो वासुदेव कुटुंबकम मानते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। हम डेवलप करेंगे तो सारी दुनिया में पीस एंड प्रोस्पेरिटी फैलेगी, अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। आ जाओ फिर विकास करते हैं। ये विकास वाली मैडम विकास कर रहे हैं कि नहीं, बहुत डिबेटेबल बात है। अभी वेल्थ टैक्स की बात आई है बिकॉज इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी, तो वेल्थ टैक्स के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? ये ऑब्वियसली वेल्दी इंडिविजुअल्स पे लगता है, डेफिनेटली यस। यूजुअली किस पे लगना चाहिए? एसेट्स पे, कि ऐसा ना हो कि आपको रहने के लिए चाहिए एक घर पर आपके पास हैं 20 घर बाकी खाली रखे हुए हैं, राइट। सो एसेट्स पे लगना चाहिए। इंडिया में जब लगा था तो ये इनकम पे लगा था, वेल्दी इंडिविजुअल्स की जो 30 लाख से अबव कमाते थे
उसकी इनकम पे 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे थे, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसे बंद कर दिया गया। उसकी जगह हमने क्या करा, सरचार्ज बढ़ा दिया, सरचार्ज ऑन रिच पीपल, सरचार्ज ऑन दी रिच पीपल बढ़ा दिया। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के बाद जो ऊपर से चार्ज लगता है, अबव एंड ओवर एंड अबव द टैक्स, राइट। वेल्दी इंडिविजुअल्स पे जो 2% सरचार्ज था उसे 12% कर दिया वेल्थ टैक्स हटा के। अब दोबारा से वेल्थ टैक्स लगाने की बात आ रही है कि अब एसेट्स और इनइक्वालिटी, एसेट इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, 3 बातें बोल रहा हूँ, चाहे लिखनी हो लिख लो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी कम हो रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी इज रिड्यूसिंग, asset inequality is increasing, investment inequality is increasing, right? Consumption expenditure inequality is decreasing, है ना? This is true for both rich and poor as well as rural and urban. Rural areas अब spending में urban के पास आते जा रहे हैं, है ना? कितना लगभग एक खर्चा करता होगा एवरेज हाउस होल्ड एक महीने में? रूरल और अर्बन दोनों में गेस करो। रूरल में 4400 था, बहुत कम लग रहा है, बट 4400 का डेटा आया था अभी, एंड अर्बन में 6500, राइट। सो दैट इज द अप्रॉक्सीमेट आइडिया वी मस्ट हैव। मैं नहीं कह रहा नंबर याद रखो, बस 4-6 हज़ार खर्चा है, और अपना खर्चा देखो, 4-6 हज़ार से ज़्यादा तो आने जाने का खर्चा होगा, है ना, आना जाना, देन खाने का खर्चा इससे ज़्यादा होगा। रेंट तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, रेंट तो डबल होगा, है ना। रेंट तो 10-10, 15-15 हज़ार हैं आजकल, कम से कम एक सिंगल रूम के भी। एंड चंडीगढ़ में तो वैसी प्रॉपर्टी लेके देखो आप, आग लगी हुई है। 1 स्क्वायर यार्ड का प्राइस इतना है कि इसमें गाड़ी आ जाएगी, इतना ज़्यादा प्राइस है, राइट। जो 2-2, 20-20 लाख के घर थे वो 4-4 करोड़ के हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो हमें क्या करना चाहिए, मैडम बोलती हैं वेल्थ टैक्स लगाएंगे, अगर आपने कम टैक्स देना है कम कमा लो। So let's talk of that in detail. So wealth tax, should it be brought back? Wealth tax is levied on the net market value of various assets owned by an individual such as cash, bank deposits. सारे assets को मिला के लगाना चाहिए wealth tax. Direct tax हुआ कि indirect? Direct. Very good. So direct tax होता है. Globally, several countries like France, Portugal and Spain impose wealth tax. The primary objective is to target unproductive and non-essential आइटम्स, कि आपको जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा, ग्रीड को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। ज़्यादा हो गया तो उस पर टैक्स लगा दो। टैक्स लगा के क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पुअर के पास चला जाएगा, राइट। द वेल्थ टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 बेस्ड अपॉन द कलदौर कमेटी। शायद कभी पूछ लें कलदौर कमेटी किसके लिए थी, कल के दौर के लिए, कि कल के दौर में हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे, राइट। कलदौर कमेटी, एंड एज अ पार्ट ऑफ टैक्स रैशनलाइजेशन मेजर्स 1% टैक्स लगा रहे थे ऑन अर्निंग्स एक्सीडिंग 30 लाख पर एनम। इंडिविजुअल पे भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी और कंपनीज पर भी। जिसकी 30 लाख से अर्निंग ऊपर गई 1% एक्स्ट्रा टैक्स, वेल्थ टैक्स। बट abolished in 2015 due to issues such as extensive litigation, increased burden, high administrative cost, है ना, और बहुत ज़्यादा लीकेज थी बिकॉज इन्फ्लुएंशियल बंदे थे। हमने क्या करा, इसे रिप्लेस कर दिया ऑन सरचार्ज ऑन दी सुपर रिच, राइट। अब टैक्स के ऊपर टैक्स सुपर रिच पे लग रहा है। सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल्स इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ इन पे, एंड कंपनीज विद ओवर 10 करोड़ 2 से 12% कर दिया टैक्स। अब सरचार्ज कितना है, एक आदमी जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा उस पर सरचार्ज लगता है 12%। कंपनी के लिए कितना है, 10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो फिर सरचार्ज लगेगा। होपफुली साल के एंड में सरचार्ज भी देंगे हम लोग, है ना। जैसे आप लोग प्यार बढ़ा रहे हैं, हमारी कमाई बढ़ जाएगी, फिर सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। सो एनी हाउ, देन देर आर अदर टैक्सेज एज वेल। ये आप लोग खुद बताओ बिना पढ़े मुझे, टोबिन टैक्स कौन सा होता है? टोबिन टैक्स जो टोबैको वगैरह प्रोडक्ट्स पे लगता है। पिगोवियन कौन सा होता है फिर? वन 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 बाय वन। हाँ जी सर, आई थिंक वो उसमें था, पिगोवियन में था वो। हाँ जी, सर अल्कोहल टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम टोबिन, नहीं, नीचे वाला सर पिगोवियन, टोबिन, टोबिन, इन एंड आउट, पता था सर, हिंट दे दो। इन एंड आउट, टोबिन टैक्स।
जब ये होती है स्क्रैप होती है तो यू आर समवेयर देयर, बट इन एंड आउट से कैसे याद रखना है, एफ आई आईज पे लगता है, एफ पी आईज या एफ आई आईज, जिसे हम बोलते हैं हॉट मनी, कि एकदम से, जैसे अभी हमारी शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई हुई है, कि बाहर के इन्वेस्टर एकदम से पैसा डालते हैं, हज़ारों बिलियन एकदम से निकाल लेते हैं। तो टोबिन आदमी ने बोला था इनको स्टेबल करने के लिए कि उसी देश में रहें जहाँ लगाया है, एकदम से ना भागें, एफडीआई की तरह थोड़ा स्टेबल रहें, तो इन पे टोबिन टैक्स लगाया था कि जब ये पैसा आएगा तब भी टैक्स लगेगा, जब जाएगा तब भी लगेगा, तो बार बार आन जान नहीं करेंगे वो, बट इन्होंने सिर्फ रिकमेंड करा था। सो सपोज करो कि एक कंट्री लगा दे टैक्स को, टोबिन टैक्स, तो सारी एफ आई आईज इससे लगने से पहले ही भाग जाएंगी उस कंट्री से और दोबारा आएंगी नहीं। सो इस टैक्स को अगर लगाना है तो सारी दुनिया को साथ बैठ के एक टैक्स लगाना पड़ेगा कि सारी जगह लग गया, भागो जहाँ भागते हो, राइट। सो टोबिन इन एंड आउट टैक्स क्या है, इन एंड आउट, जब इनसाइड आएगी इन्वेस्टमेंट तब लगेगा, जब वापस जाएगी तब लगेगा, इन एंड आउट से याद रखना है। पिगोवियन सबको याद है, पिगोवियन इज अ टैक्स जो पिग से याद रखना है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स पे लगता है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, फॉर एग्जाम्पल टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑल दोस, है ना। पिगोवियन और टोबिन याद रखने वाली बात है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो पता ही है, लैफर कर्व, लैफर कर्व क्या होता है, जब क्या लगता है तो मोदी हंसता है, टैक्स। लैफर कर्व डील्स विद टैक्स रेट एंड रेवेन्यू, जितना रेट बढ़ेगा उतना बेल कर्व जैसा होता है, इसको समझेंगे हम बेसिक इकोनॉमिक्स में जब पढ़ेंगे, तो इट इज जस्ट लाइक अ बेल कर्व, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, है ना। सो एक टाइम तक रेट बढ़ाते जाओ तो आपकी कलेक्शन बढ़ती जाती है, फिर कम होती जाती है। दिस विल बी डेल्ट इन बेसिक इकोनॉमिक्स एज वेल, डोंट वरी, जिन्होंने नहीं पढ़ा करेंगे, ठीक है। सो लैफर कर्व, टैक्स रेट एंड कलेक्शन, राइट। देन टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो अपने को पता ही है, इंडिया की वन ऑफ द लीस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना। टैक्सेस की कलेक्शंस बहुत कम हैं, इवन जो वोट करते हैं उनमें से भी सिर्फ 4% लोग टैक्स भरते हैं, जो वोटिंग वाले बंदे हैं उससे भी सिर्फ 4% लोग टैक्स भरते हैं उनमें से। सो वेरी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, है ना। वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बेस एंड एटलीस्ट इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस। हाँ जी, सो लड़ाई झगड़ा मत किया करो, सिर्फ मेरे पास हक है लड़ने का, दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, नहीं। सो लड़ाई झगड़े वाली बात क्या है, अभी हमने देखा था किसकी सीज फायर हुई थी, इजराइल एंड इजराइल सीरिया की, इजराइल जॉर्डन की, इजराइल लेबनान, इजराइल लेबनान, एंड लड़ाई चल रही है इजराइल सीरिया एक्सेट्रा में भी। सो एक फोर्स है डेडिकेटेड, यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, जो जहाँ पे सीज फायर है वहाँ पे देखती है कि कोई सीज फायर को वायलेट तो नहीं कर रहा, कोई सीज फायर से जाके नॉर्म्स को या वेपन्स को बार बार यूज़ तो नहीं कर रहा, कि दूसरे को बोलता है मैंने नहीं मारा बट खुद मार देता है। सो दिस इज़ द यूएन डिसएंगेजमेंट फोर्स। जनरल एंटोनियो साहब ने न्यूज़ में क्यों रहा है, हमारे बंदे को ब्रिगेडियर साहब जनरल अमिताभ झा को सर्विंग के लिए ट्रिब्यूट्स दिए हैं कि आपने बहुत अच्छा सर्व करा, बट हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है इसकी डिटेल्स। सो यूएन डिसएंगेजमेंट फोर्स कब बनी थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 350 से 1974 में बनी थी, अभी नहीं बनी, ध्यान ये रखना है। 74 याद रहे ना रहे, बट 2024 नहीं है, 74 ना भी याद रहे बट 2024 में नहीं बनी डिसएंगेजमेंट फोर्स। ऑन 31 May 1974, इमीडिएटली फॉलोइंग द डिसएंगेजमेंट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, इजराइल सीरिया में इस टाइम लड़ाई हुई थी, उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हुई थी। सो उसके लिए गोलन हाइट्स को सिक्योर करने के लिए, गोलन हाइट्स था ना मुद्दा जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं बार बार, इसमें से सवाल आने ही आना है, तो कहीं ये ना पूछ लें जिसको पता ही ना हो। सो हेंस एक तरह से वही टॉपिक में मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में इसको ऐड करना, राइट, जहां गोलन हाइट्स को सिक्योर करने के लिए डिसएंगेजमेंट को, कि वहां पे वायलेंस ना हो, दिस फोर्स हैज बीन अप्लाइड देयर, यूएन डिसएंगेजमेंट फोर्स। तो ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन करते हैं सीज फायर को, सुपरवाइज द एरिया ऑफ सेपरेशन, डीमिलिटराइज बफर जोन में ये लोग गार्ड करते हैं, और इंडिया इसमें वन ऑफ द टॉप ट्रूप प्रोवाइडर्स है। जहाँ पे भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, डिसएंगेजमेंट फोर्स होती है, इंडिया उसमें
हाईएस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ पीपल या आर्मी होता है ना। तो ट्रू प्रोवाइडर्स इधर भी इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट है। सो द मैंडेट ऑफ द मिशन इज रेगुलरली रिन्यूड एवरी 6 months एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2025। मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जी जनरल असेंबली से फाइनेंस करता है। ध्यान रखने वाली बात, किसके बीच में लगी हुई है ये फोर्स? इजराइल एंड सीरिया, राइट। इजराइल एंड सीरिया के बीच में है, लेबनान के बीच में नहीं है, राइट। देन गोलन हाइट्स, ये तो मैं लाख बार पढ़ा दिया, अब ये एज सच याद होना चाहिए, है ना। जॉर्डन रिवर यहाँ पे है, मैप हमने 10 बार देखा है, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे कौन सी सी है? गैलीली सी, उसको ध्यान रखना है ना। सो दिस वुड फॉर्म अ क्वेश्चन, आइदर दिस और दैट, एक सवाल आना ही आना चाहिए, इस एरिया से ज़्यादा भी आ सकते हैं। देन सी ऑटर्स में, सी ऑटर्स में पढ़ने वाली बात क्या है? सी ऑटर्स में हम 3 बातें नोट डाउन करेंगे, 4 बातें। सी ऑटर्स हैं मैमल्स, दे लिव इन वाटर, राइट, कैन वॉक ऑन लैंड, कैन वॉक ऑन लैंड। और चौथी बात, कीस्टोन स्पीशीज हैं ये। किसको कंट्रोल करते हैं? आपने एनवायरनमेंट बेसिक में पढ़ा होगा, सी की अड़चन को, अड़चन याद करने को है, सी अर्चिन, सी अर्चिन को ये प्रेडेट करते हैं, प्रेडेटर होते हैं उसके, खा लेते हैं, और इस वजह से ये जो बहुत इन्वेसिव स्पीशीज़ है ये कंट्रोल हो जाती है और सी बच जाता है। न्यूज़ में किसी और की प्रेडेशन के लिए आए हैं, बट बेसिक इन्वायरमेंट में आप ये पढ़ते हैं। दिस इज़ व्हाट वी शुड नो, राइट। डिटेल देख लें एक बार, सी ऑटर की शक्ल अच्छी है कि नहीं? मैडम नींद आ रही है? हेडेक हो रहा है, पानी वानी मंगाऊं? Anyhow, so a recovering population of sea otters in California, especially in this National Estuarine Research, याद नहीं रखना, has helped curb the green crab proliferation. अब ये किस लिए न्यूज़ में? ग्रीन क्रैब को ये प्रेडेट कर रहे हैं, right? So sea otters were extensively hunted in 18 and 19th centuries for their thick and soft fur. Declared a fully protected mammal in 1913, but populations faced challenges from oil spills. जो पानी में रहेगा ऑयल स्पिल से प्रॉब्लम होएगी, पानी पे ऑयल आ जाता तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाती है ना, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। देयर नंबर्स रीबाउंडेड एंड वर प्रोटेक्टेड आफ्टर अदरवाइज। सो इसमें जो हमने 4 पॉइंट लिखे थे उसे प्लीज नोट कर लेना, राइट। देन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें बेसिक आइडिया क्या है? क्या कर रहे हैं स्पेस डॉकिंग में? एनीबडी क्या करना चाह रहे हैं? स्पेस, हाँ जी, डॉकिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग, बिल्कुल सही। सो स्पेस में एक तरह से पार्किंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 छोटे स्पेसशिप जाएंगे और आपस में वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। एक दूसरे को चार्ज कर सके, सपोज ये बैटरी बैकअप है, ये चार्ज कर रहा है उसे, या फिर इधर से उधर बंदे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आजकल कौन फंसे हुए हैं? एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, शी इज ट्रैप्ड ओवर देयर बिकॉज जो उनको लाने वाला विमान है वो नहीं आ पा रहा। सो इंडिया रशिया और यूएस रशिया और चाइना के पास था अभी तक, अब ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इंडिया भी कर रहा है। सो इंडिया 2 छोटे छोटे विमान भेज रहा है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही डॉक करके देखेंगे, एंड इससे क्या होगा? दे विल बी एबल टू नाउ डेवलप इनटू अ टेक्नोलॉजी दैट कैन देन ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज वेल एज Indian developed space station which is under construction. So this all is aiming at the space station as well as the related technology. कि इंसान को भी स्पेस स्टेशन भेजा जा सकेगा, सप्लाईज को भी स्पेस स्टेशन भेजा जा सकेगा, और इंडिया चौथी ऐसी नेशन होगा ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने वाला। और ये स्पेस एक्स पे नहीं, PSLV ही इसे लेके जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट तक। कहाँ पे हो रहे हैं डॉक? लो अर्थ ऑर्बिट, राइट। क्लियर होगी बात? 4-5 पॉइंट इसमें भी लिख लो, बाद में समरी रिवाइज करनी आसान रहती है। इसरो हैज कंडक्टेड दिस स्पेस डेक्स एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड बाय इसरो, छोटा सा। देन लॉन्च व्हीकल यूज्ड इज PSLV,
2 spacecrafts are chaser and target, नाम नहीं याद रखना. 2 spacecrafts are chaser and target will dock at low earth circular orbit, 476 kilometer, low earth circular orbit 476 किलोमीटर. कहाँ से कहाँ तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट? 160 to 2000, 160 किलोमीटर अबव से 2000 तक. सही, ठीक है. एंड एक और चीज, इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री, इट विल मेक इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव इट. और एक चीज बस ध्यान रखनी है, लिखनी नहीं है. एक बारी ना यूपीएससी ने सैटेलाइट का वेट भी पूछा हुआ है. तो ये सैटेलाइट कैसी होगी? हल्की. ये 1000, 2000, 1500, 1700, 4000 किलो की नहीं होगी, 200 किलो की है. मतलब 2 तगड़े लड़के हैं बस, 100 किलो के 220 kg ईच है. वजन नहीं याद रखना, बट ये देना भारी नहीं है ज़्यादा, बिकॉज ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है और ये हमने पार करके देखनी है, डॉक करके देखनी है, कैन वी डू इट और नॉट. राइट, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में अधिकतर यूजुअली दी सैटेलाइट्स आर ऑफ लेसर वेट्स, although there might be exceptions obviously. Right, got my point? Any problems there? Nothing? चलो फिर राइनो के हॉर्न्स की बात करते हैं. पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता था भैया, ये कंफ्यूजन किसी के पास नहीं आनी चाहिए. हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो कहाँ पे है? कहाँ पे है जी? असम नहीं, पार्क बताना है. असम तो है ही, काजीरंगा. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क. दूसरा फैक्ट, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो ही, ये कहाँ पे? अब ये पोबीतोरा है, ये पोबीतोरा है. तो ध्यान रखना, खेल खेल में गलत ना हो जाए. सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो नंबर वाइज एब्सोल्युटली कहाँ है? काजीरंगा. हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? पोबीतोरा. नंबर काजीरंगा, डेंसिटी पोबीतोरा. ये सवाल बहुत बार आता था और गलत भी होता था. सो हेंस वी मस्ट बी श्योर कि अब हमारा नहीं होगा. सो आइडिया क्या है जी? असम हैज इंट्रोड्यूस्ड एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड्स इन एरिया सराउंडिंग पोबीतोरा सेंचुरी, कि राइनोस को हार्म ना हो. पोबीतोरा कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में. असम में बहुत सारे पार्क्स हैं ना, काजीरंगा, मानस, दिस पोबीतोरा, राइट. सो वी मस्ट रिमेंबर देम एज वेल. देन इट वाज, हाँ जी. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 विद टोटल एरिया ऑफ 48.81 स्क्वायर किलोमीटर. छोटा है पार्क, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, पार्क छोटा है. राइट, द एंटायर रीजन इज पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स. ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा जा रही है. राइट, असम एंड अरुणाचल से जाती है ब्रह्मपुत्रा. राइट. सो देन सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ राजमोंग रिजर्व फॉरेस्ट. याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है. राइट, इट सराउंड्स द नंबर ऑफ स्मॉल हिल्स सच एज कसालिया हिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इट इज नोन फॉर होल्डिंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो. यू नो, वाइट राइनोज आर नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड. वाइट राइनो का जो आखिरी था वो चला गया बेचारा. सो अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए एशियन वाइट राइनो. इसको ध्यान रखना. देन पोबीतोरा ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द सोर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसॉर्स विजन 2020. सो सोर्स कहाँ से करा जा रहा है राइनोसॉर्स को फॉर इंडियन राइनोसॉर्स विजन 2020? पोबीतोरा से. बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखने वाले. पोबीतोरा है कहाँ? असम में. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं. एंड विजन राइनो के लिए भी, राइनो विजन के लिए भी यहाँ से सोर्स करी जा रही है पॉपुलेशन. राइट, बाकी फौना है, वाइल्ड वर्ल्ड बफलो है. यार फौना का ना आइडिया ये होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ फौना होगा. असम प्राइमरली क्या है? पहाड़ी इलाका. फ्लोरा फौना कैसा होगा? पहाड़ों जैसा, है ना. सो रिमेंबर दैट. ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर फाउल है यहाँ पर, ये याद नहीं होता. अगर एनिमल्स आ जाए ना, कौन से एनिमल्स हैं? बारिंग एनी एक्सेप्शनल एनिमल, से ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे बफलो है, हाँ है. कुत्ता है, हाँ है. बकरी है, हाँ है ना. इंसान है, इंसान तो बहुत कम है आजकल, हैवान ज़्यादा है ना. सो इंसान का सोच के करना. वेरी सीरियस. क्या हुआ है? ज़्यादा सिर दुख रहा है?
यू वांट टू गो आउट एंड वॉश योर फेस? अच्छा, सो दिस अमेंडमेंट्स कौन है भाई साहब? संजू बाबा, रणबीर कपूर संजू बना हुआ है ना? सो प्रिजन के रूल्स को बोलते हैं। द चेंज इज, जजमेंट आई थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में, कि प्रिजन्स में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि प्रिजन्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कि बैकवर्ड क्लास के कास्ट के लोगों को मीनियल जॉब दी जा रही है कि आप वॉशरूम साफ करो, झाड़ू पोछा करो। जो हायर कास्ट के बंदे उन्हें वो जॉब्स नहीं दी जा रही। सो कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो गई प्रिजन में जब अलाउड नहीं है? सो जजमेंट कह रही थी कि आर्टिकल 21 is also applicable for prisoners and 14 and 19 is also applicable for prisoners. So जजमेंट ने कहा था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एंड वो जजमेंट के साथ ही अक्टूबर में जजमेंट आई और जनवरी में ये चेंज भी आ गया मॉडल प्रिजन्स एक्ट में। वाई मॉडल प्रिजन्स एक्ट? सेंटर ने, हाँ, सेंटर ने मॉडल प्रिजन्स एक्ट क्यों बनाई है? बिकॉज मॉडल इज ट्राइंग टू एग्जाम्प्लीफाई टू द स्टेट्स। प्रिजन्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल? 7 शेड्यूल, राइट। प्रिजन्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट मॉडल प्रिजन्स एक्ट्स में इन्होंने चेंज कर दिया कि भाई अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और हैबिचुअल ऑफेंडर कौन होते हैं? जिन्हें आदत होती है ऑफेंस करने की, बार बार ऑफेंस करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं थी कि कौन सा हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा, कौन सा नहीं। उस डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। सो 2 बातें चेंज करी हैं इन्होंने मॉडल प्रिजन्स एक्ट में। प्रिजन्स एक्ट पे सवाल आ रहे हैं तभी बता रहा हूँ, है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होगी, कोई भी कास्ट के हिसाब से लेबर डिवाइड नहीं होगी, और दूसरा हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन वेरी क्लियर होगी, राइट। सो देख लेते हैं एक बार अमेंडमेंट्स टू द प्रिजन रूल्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। होम मिनिस्ट्री ने किया, ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री डील करती है लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिजन से, बट मॉडल प्रिजन एक्ट है बिकॉज स्टेट का सब्जेक्ट है, राइट। सो व्हाट आर वी डूइंग? The background was Supreme Court in October 3, 2024 highlighted the persistence of caste based discrimination कि कास्ट के हिसाब से बांटा जा रहा है प्रिजन में काम। It directed the governments to update their legal frameworks कि आप लोग प्रिजन्स को फेयर बनाओ, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल बनाओ, है ना। The judgment forms the basis of Home Ministry's comprehensive overhaul। So हमने क्या करा है? Prohibition of discrimination कर ली, नो क्लासिफिकेशन और सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कास्ट होगी, अब सारे सब बराबर होंगे, कास्ट नहीं कंसिडर होगी। देन लीगल प्रोविजन, न्यू सेक्शन 55A लेकर आए हैं। याद ना भी रहे तो ध्यान रखना, न्यू सेक्शन आया प्रिजन रूल्स में, मॉडल प्रिजन एक्ट में, राइट। प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन एडेड अंडर द मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ मॉडल प्रिजन्स करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। व्हाई करेक्शनल सर्विसेज? व्हाट डज इट से अबाउट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन इंडिया? What kind of theory of punishment we have in India? Punitive, retributive, reformative, कौन सी है? रेट्रीब्यूटिव थी बट अभी चेंज कर दिया है रिफॉर्मेटिव। रेट्रीब्यूटिव पता है क्या होती है? आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, चोरी की तो हाथ काट देंगे। तालिबान की है रेट्रीब्यूटिव, हमारी रिफॉर्मेटिव है। दैट्स वाई वी से कि 99 of criminals might be left spared, but not even one innocent should be punished. What do we want? कि जब प्रिजन से आप अपना कारावास, अपनी जेल टर्म सर्व करके आओगे तो you will be an innocent person, you will be reformed, you will be again attached into the mainstream। तो ये क्लियर रहना है, रेट्रीब्यूटिव नहीं रेफॉर्मेटिव है। हाँ, तो रेफॉर्मेटिव थ्योरी है। ब्रिटिश ही तो कॉमन लॉ का सिस्टम बनाया किन्होंने? ब्रिटेन ने, राइट। सो प्लीज़ ध्यान रखना, इसे कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। रेफॉर्मेटिव थ्योरी है हमारी, नॉट रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव तो बहुत पुराने टाइप ऑफ जो समाज हैं, जैसे तालिबान कहता है। तालिबान में क्या रूल है? अगर किसी का रेप होता है लड़की का, तो रेप करने वाले को भी और जिसका रेप हुआ है दोनों को पत्थर मार मार के मार देते हैं, पब्लिक में खड़ा करते हैं, सारे पत्थर फेंकते मार देते हैं। वेरी सैड, है ना। दैट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ ट्राइंग टू किल क्राइम, कि जहाँ भी हो रहा है क्रिमिनल को भी और विक्टिम दोनों को मार दिया, बात ही खत्म हुई। बट बात खत्म ना हुई। दैट इज गोइंग टू परपेचुएट फियर, नॉट हैप्पीनेस, राइट। एनी हाउ, सो दिस इंश्योर्स अ codified framework to eliminate caste based practices. Also
मैनुअल स्कवेंजिंग का जो रूल था, जो एक्ट थी प्रोहिबिट करते थे, दैट मैनुअल स्कवेंजिंग एक्ट हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू प्रिजन्स नाउ। मैनुअल स्कवेंजिंग क्या होता है? व्हाट इज मैनुअल स्कवेंजिंग? हाँ, ड्रेनेज, फीकल मैटर, एक इंसान दूसरे इंसान की पॉटी अपने हाथ से उठा रहा है, सीधी बात। मैनुअल स्कवेंजिंग प्रोहिबिटेड थी 2013 के एक्ट से, एंड मैनुअल स्कवेंजर्स को अब रोबोटिक्स हैं कुछ और एप्लीकेशन से कराएंगे क्लीन, ये अलाउड नहीं था, राइट। अब ये प्रिजन्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया एक्सप्लिसिटली कि प्रिजन्स में भी मैनुअल स्कवेंजिंग प्रोहिबिटेड है और उन्हें रिहेबिलिटेट करेंगे, राइट। देन रीडिफाइनिंग ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, एज आई सेड, हैबिचुअल ऑफेंडर्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सा जेल में आया, कौन बेल में गया, तो बेल वाले टाइम को कंसिडर करना है कि नहीं, तो इन्होंने बोला नहीं, बेल का टाइम नहीं कंसिडर होगा, जिसको 2 बार सज़ा हुई है, चाहे वो बीच में बेल पे था, बट 2 या 2 से बार सज़ा हुई है और इतना टर्म रह गया है, तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, राइट। लेट्स रीड इट। सो अ हैबिचुअल ऑफेंडर इज नाउ डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल हु ड्यूरिंग एनी कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years has been convicted and sentenced to imprisonment on more than 2 occasions for offences committed on different occasions, provided these sentences are not overturned on appeal or review. Time spent in jail under sentence of detention will not be included. Right? क्या कह रहे हैं? 5 साल के पीरियड में 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस के लिए ये जेल में आया है ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ठीक है। हैबिचुअल ऑफेंडर जो बार बार ऑफेंस करता है, 5 साल का पीरियड है, ध्यान रखना, राइट। देन इन स्टेट्स लैकिंग स्पेसिफिक हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अलाइन देयर प्रिजन मैनुअल्स। अब क्या होना चाहिए? यूनियन ने तो बना दी मॉडल एक्ट, स्टेट को उसे अलाइन करना चाहिए, राइट। दैट्स इट, इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन सरकारी योजनाएं आ गई, फसल बीमा योजना, और दूसरी कौन सी है? व्हाट माइट बी द फुल फॉर्म ऑफ दिस? हाँ जी, इंश्योरेंस तो है, रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज RBWCIS। इसको एक्सटेंड कर दिया गया इसलिए न्यूज़ में, स्कीम पुरानी है बट एक्सटेंड कर दिया गया इसलिए न्यूज़ में, और क्योंकि स्कीमों पे सवाल आते हैं तो हमें याद होना चाहिए। रिमेंबर दिस, ऐसा कुछ होता था 1.5%, 2% एंड 5%, क्या था ये? क्या? शेयर ऑफ फार्मर प्रीमियम। इंश्योरेंस कराते हो तो आप प्रीमियम भरते हो ना, अभी भी लाइफ इंश्योरेंस कराओगे तो हर साल प्रीमियम देते हो कि मर गया तो इतने पैसे मिल जाएंगे, बट हमें तो उसका रेट क्या पड़ता है, हमें क्या कॉस्ट पड़ता है? प्रीमियम। सो दिस वाज अंडर दिस PMFBY। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं और थोड़ी सी प्रोविजन भी देख लेते हैं, हो जाएगा काम। रट्टा नहीं लगाना, सवाल यूजली यहीं से आ जाता है, अब डिफरेंस से भी आ सकता है, तो थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे, थोड़ी प्रोविजंस देख लेंगे, दिस इज इट, राइट। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज 2 schemes, PMFBY and RWBCS until 25-26 एंड एलोकेटिंग, इतना पैसा याद नहीं रखना, कोई बात नहीं, बट मोटा मोटा आइडिया अबाउट 60-70 हज़ार करोड़, 4 लाख करोड़ नहीं है। UPSC नंबर पूछेगा तो इसके आगे 0 लगा देगा, वो पॉसिबल ही नहीं, राइट। सो रिमेंबर दिस। और इसमें 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, यस टेक एंड विंड्स, हमें यही पता हो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो सवाल निकल आएगा, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। देन द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंटिल 2025-26, एंड स्कीम्स का एलोकेटेड बजट है इस पीरियड के लिए 21-22 से 25-26 तक, 1 साल का बजट नहीं है ये, 21-22 से 25-26 तक कितना बजट है, रिमेंबर दिस। बजट का एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि एक स्कीम में कितने पैसे दे दोगे। 4 लाख करोड़ किसी स्कीम में नहीं जाने वाले 1 साल में, है ना। 100 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे तो पीरियड ऑफ 10 years थे, नॉट 1 year। 1 year में इतना पैसा नहीं हो सकता, इतने पैसे है ही नहीं हमारे पास, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, राइट। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑब्वियसली 2016 में लॉन्च हुई थी। ये 2 फैक्ट नोटेबल हैं, लिख लो यार 2 फैक्ट। PMFBY के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2016, ठीक है, और इसने रिप्लेस करा था, इट रिप्लेस दी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसने दोनों को रिप्लेस करा था फसल बीमा योजना ने, है ना। और ये
नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिजीज सबको कैटर करता है, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ से आते हैं कि प्रीमियम कितना होगा। प्रीमियम खरीफ का कितना है? 2%। ध्यान रखना, खरीफ खराब है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। खरीफ 2%, राबी 1.5%, कैश क्रॉप्स 5%। ठीक है, ये सवाल आता है इसमें से। खरीफ कितना प्रीमियम देना है फार्मर ने? 2%। अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये बना तो फार्मर कितना देगा? 2 रुपये। अगर वो राबी क्रॉप लगा रहा होता तो 100 में से कितना देता? 1.5 रुपये। बाकी कौन देगा? सरकार। बाकी सरकार देगी। और जितना भी बने, सरकार ने अभी लिमिट भी रिमूव कर दी है। देयर इज नो अपर लिमिट टू द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, राइट। 100 रुपये प्रीमियम देना ना इंश्योरेंस कंपनी को क्रॉप्स की इंश्योरेंस कराने को, तो 1.5 रुपये दे रहा है फार्मर। कौन से केस में? राबी की खरीफ? 1.5 रुपये राबी, 2 रुपये खरीफ एंड 5 रुपये कैश क्रॉप्स। सही। सो रिमेंबर दिस। इसमें से सवाल बनता है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, 2%, 1.5%, राइट। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन एरिया बेस्ड अप्रोच कि नोटिफाइड क्रॉप्स फॉर वाइड स्प्रेड कैलामिटीज़ की इस एरिया में कौन से क्रॉप को करानी है जो मेजरली लग रहा है ना। द यूनिट ऑफ इंश्योरेंस शैल बी विलेज पंचायत लेवल फॉर मेजर क्रॉप्स एंड फॉर अदर क्रॉप्स इट वुड बी अबव लेवल ऑफ द विलेज पंचायत। इतना याद नहीं रखना, जो याद करना होगा आई विल एम्फसाइज ऑन दैट ओनली। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ाना हमने, राइट। सो इट इज़ अज्यूम दैट all insured farmers in unit of insurance to be defined as notified area for a crop facing similar risk। एरिया को नोटिफाई कर देंगे जिसमें सिमिलर रिस्क हुआ। बार बार क्यों कर रहे हैं ऐसे कि एरिया को नोटिफाई कर दिया तो हर एक फार्म में जाके देखना नहीं पड़ेगा। 4-5 फार्म में देखा कि हर जगह 20% लॉस हो गया। सपोज ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म, उससे नुकसान हो गया वीट क्रॉप में, तो नोटिफाइड एरिया में देख लेंगे इस एरिया में 20% नुकसान हुआ है 4-5 फार्म में, तो सबको 20% के हिसाब से पैसे दे देंगे। सिंपल, ठीक है। सो एरिया बेस्ड अप्रोच हो गया। नो अपर लिमिट टू सब्सिडी, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी। इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90%, इट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। सारी प्रीमियम गवर्नमेंट देगी, कोई अपर लिमिट नहीं है, राइट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी इनकरेज, कोई बात नहीं याद करने वाली। बेनिफिशरीज ऑल फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया, ये ऑप्शन बन जाता होता है। किसको बेनिफिट है? ऑल फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया। इसको बस दिमाग में रखना है थोड़ा सा। टू एड्रेस द डिमांड ऑफ फार्मर्स द स्कीम हैज बीन मेड वॉलंटरी। पहले थी ये कंपलसरी, अब इसे कर दिया है वॉलंटरी। पहले कंपलसरी थी ये इंश्योरेंस स्कीम, बट इसे वॉलंटरी करके भी एक कैच रखा है कि अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। वैसे आपकी मर्जी है, आप PMFBY में आओ ना हो, बट अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो बैंक एक सिक्योरिटी रखेगी इंश्योरेंस, है ना। तो काइंड ऑफ प्रैक्टिकली अभी भी मैंडेटरी है, बट पेपर में पूछे तो वॉलंटरी है, राइट। 2020 से वॉलंटरी करी थी। अर्लियर द एनरोलमेंट वॉज कंपल्सरी फॉर फार्मर्स हु पोजेस क्रॉप लोन ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉप किसान और क्रेडिट, बट अब लोन बैंक से ले रहे हो तो अभी भी करना पड़ेगा। देन रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये भी 2016 में इंट्रोड्यूस हुई है। एंड दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। आई विल से इसका जस्ट डिफरेंस पढ़ लो, राइट। रिस्ट्रक्चर्ड में क्या है? प्रोटेक्ट्स फाइनेंशियल लॉसेज ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस पे रिस्ट्रक्चर्ड, वेदर बेस्ड है, नाम में लिखा है। ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। PMFBY हैज मोर थिंग्स, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज कंपेयर टू द वेदर बेस्ड स्कीम, ठीक है। देन कवरेज बेसिस वेदर पैरामीटर्स फॉर रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इसमें अदर चीज़ें भी हैं, एक्चुअल इंस्पेक्शन से लॉस देख रहे हैं। सो कौन सी मोर कॉम्प्रिहेंसिव है जी मैडम? PMFBY। नींद आ रही है? जागना है? सिर तो नहीं दुख रहा आपका भी? अच्छा। सो PMFBY इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें वेदर स्टेशन का डेटा यूज करा जाता है, इसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वेदर बेस्ड डेटा, इधर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। देन वेदर स्पेसिफिक रिस्क सच एज ड्रॉट, फ्लड, हीट एसेट्रा। इधर वाइडर रेंज ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट, डिजीज एसेट्रा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। यहाँ से सवाल आ जाता है, क्या PMFBY में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी कवर्ड है? हाँ जी, कवर्ड है, राइट। दैट्स इट। देन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का बजट इतना है, कोई याद करने वाली बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। देन डैप, ये क्या होता है जी? डैप सब्सिडी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। सो डैप सब्सिडी को इंक्रीज करा गया। प्रॉब्लम क्या हुई है, न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज
हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे डॉलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपी गिर रहा है, और सारी जगह कन्फ्लिक्ट भी हैं, खासकर यूक्रेन से इस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना। यूक्रेन रशिया से हमारे फर्टिलाइज़र आते थे, वहाँ से इफेक्ट हो रहा है। सो एक डॉलर महंगा हो गया, एक सप्लाई कम हो गई, तो फर्टिलाइज़र हम यूजली इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हेंस फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी एंड प्राइस दोनों का इशू आ गया। इसलिए अब फार्मर अपने सीज़न में फर्टिलाइज़र यूज़ कर सके तो सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है डैप फर्टिलाइज़र के लिए। सब्सिडी वो बढ़ा रहे हैं, बट इस टॉपिक में क्या होगा फिर, सब्सिडी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, व्हाट आर दी कंसर्न्स? बर्डन बढ़ जाएगा एक्सचेकर पे, और फर्टिलाइजर्स का मिसयूज़ होगा, और जो अपनी NPK वाली रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी, और जो गवर्नमेंट के बजट हैं वो और जगह से कंस्ट्रेंड हो जाएंगे, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन वैसे ही कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे सब्सिडी को। सिंपल सी बात होती है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, but let's see what they are doing. So government extends DAP subsidy to control fertilizer prices, right? So cabinet approves the extension of one-time special package on DAP from 1st January 2025 till further orders. चलता रहेगा जब तक रोकते नहीं। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जी, स्पेशल पैकेज ऑन डाईअमोनियम फॉस्फेट, DAP, डाईअमोनियम फॉस्फेट इज अ फर्टिलाइजर बेस्ड, है ना, फ्रॉम 1 जनवरी इसी महीने से। सो एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडी 3500 रुपये पर टन मिलेगी, 3500 रुपये पर टन, 3500 पर टन स्पेशल सब्सिडी ऑन डैप फर्टिलाइजर्स, और इसे NBS से अलग रखा जाएगा, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से अलग रखा जाएगा, राइट जी। देन फर्टिलाइजर प्राइस डायनामिक्स क्या है, MRP कैप है, जो भी कंपनी फर्टिलाइजर बेच रही है वो उससे महंगा नहीं बेच सकती, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कैप है, राइट। सो MRP कैप्स है इंडिया में। करंट MRPs आर DAP 1350 पर 50 kg, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स 1300 to 1600 पर kg। सबसे ज़्यादा किसके ऊपर सब्सिडी है, कौन से फर्टिलाइजर के ऊपर, यूरिया के ऊपर, राइट। दिस फैक्ट वी मस्ट नो, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी यूरिया के ऊपर है, एंड इट इज़ नॉट इन द न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी मॉडल। NBS मॉडल में यूरिया अभी तक नहीं है। बहुत सारी कमिटीज़ बोल रही हैं कि यूरिया को लेके आओ, नहीं तो यूरिया का मिसयूज सबसे ज़्यादा है, बट हम उसे तो क्या लेके आते हैं, हमने डैप पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दी। क्यों देनी पड़ रही है, बिकॉज करेंसी डिप्रिशिएट कर रही थी इंडिया की, उस वजह से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट और महंगा हो रहा था। सो डैप का प्राइस इतना ज़्यादा पड़ रहा था, हमें देना 12-15 हज़ार में, और कितना ज़्यादा पड़ रहा है। सो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू, कि गवर्नमेंट इज़ गिविंग एक्स्ट्रा सब्सिडी पर टन, 3500 पर टन एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। चैलेंजेस क्या हैं जी इसमें, वायबिलिटी कंसर्न्स, फर्टिलाइजर कंपनीज फेस अनवायबल इंपोर्ट अगर गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं करती सब्सिडी, राइट। देन स्टॉक लेवल्स, करंट ये प्रॉब्लम आई है, करंट स्टॉक आर और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स आर बिलो द लास्ट ईयर्स लेवल। इंपोर्ट्स इनसफिशिएंट हो रहे हैं, डॉलर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डॉलर का, उस वजह से डैप का प्राइस बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर के इंपोर्ट कम हो रहे हैं, और लेवल्स हमारे पास कम हो चुके हैं। तो इस टाइम सरकार को चाहिए कि सब्सिडी लेके आए और इंपोर्ट्स को इंक्रीज करे, एंड अगेन डिप्लोमेसी भी काम आएगी इसमें, कि जहाँ जहाँ रशिया में या यूक्रेन में या किसी भी देश में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनसे हम एग्रीमेंट कर सकें कि लोकल करेंसी में डील कर लो भाई। क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोकल करेंसी में कर लिया, डॉलर तो चलो स्ट्रांग होगा नहीं होगा, हमें उसके स्ट्रांग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। डॉलर जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए, हम लोकल करेंसी में बात कर रहे हैं। रशिया और इंडिया लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, यूक्रेन इंडिया लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो ट्राई दैट। देन कॉम्पनसेशन फॉर इम्पोर्ट्स भी दे रहे हैं। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉम्पनसेशन फॉर डैप इम्पोर्ट्स अबव अ बेंचमार्क लैंडेड प्राइस ऑफ 559। इससे ऊपर अगर आप इम्पोर्ट करते हैं डैप को तो आपको उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। और डॉलर देखो कहाँ से कहाँ चढ़ गया, इंडियन रुपया गिर गया इन रिस्पॉन्स। बट निर्मला मैडम क्या कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। सच बोल रहे हैं वैसे, क्वाइट एन एक्सटेंट शी इज़ राइट। डॉलर उनकी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी और चाइना को काउंटर करने के चक्कर में बढ़ रहा है ना। और अभी 20 तारीख को एक महाराज आ जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ USA की सीट पे बैठ जाएंगे, कौन,
हैं? क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप, नॉट जो बाइडन। जो बाइडन तो जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और आते सार टैरिफों की बारिश कर देंगे। हाँ, सैंक्शन लगा देंगे। टैरिफ्स की बारिश कर देंगे, सैंक्शंस की बारिश कर देंगे, और पैसे की बारिश नहीं करेंगे। किसकी होनी चाहिए थी पैसे की बारिश? चलो एनी आओ, वील बी ऑन सरकारी सैलरी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो रुपये में कमाएंगे, रुपये में खर्चेंगे, है ना? बस थोड़ी सी फीस बढ़ा देंगे डॉलर बढ़ते साथ, कि नहीं बढ़ाएंगे? चलो थैंक यू शी सेज, बढ़ा दो। चलो एनी हाउ, सो फिस्कल इम्प्लीकेशंस, बहुत बर्डन पड़ जाएगा, नंबर नहीं याद रखना, राइट? देन MRP एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, गिव एग्रीकल्चर स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू पोल्स, सो पॉलिटिकल बातें भी नहीं है, राइट? देन इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी? इंश्योरिंग एडोक्वेट फर्टिलाइजर्स फॉर खारिफ सीजन। जो खारिफ सीजन आ रहा है उनको एटलीस्ट फर्टिलाइजर मिल जाए। एंड फ्यूचर में द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू बैलेंस फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, इंडस्ट्रियल वायबिलिटी एंड फार्मर अफोर्डेबिलिटी। अल्टीमेटली तो हमें स्ट्रक्चरल एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस करने हैं, है ना? फार्मिंग हाउस होल्ड्स और होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती जा रही हैं, तो उनकी वायबिलिटी कम होती जा रही है। बट किसी से उसकी ज़मीन तो क्या, MSP मांगो तो क्या करते हैं? अगर ज़मीन मांग ली तो क्या करेंगे? सो प्रोबेबली इंडिया माइट रिक्वायर अनदर सिमिलर मूवमेंट एज भूदान। तब अमीरों से लिया था, अब कंसोलिडेशन के लिए चाहिए, है ना? अब ज़्यादा ही बंटवारा हो गया, एक जट आगे 5 और जट उसके, वो 5 में हिस्सा हो जाते हैं, 5 के आगे 5 और 25 हिस्से हो जाते हैं। सो वो ज़मीन टूटती जाती है। या तो बच्चे कम करो या ज़मीन कंसोलिडेट कर लो, राइट? सो लॉन्ग टर्म तो चाहिए, बट अभी इमीडिएट क्या चाहिए कि सब्सिडी दो और एडोक्वेट फर्टिलाइजर लेके आओ फॉर खारिफ सीजन, राइट जी? देन लास्ट फैक्ट, लास्ट बात, लास्ट टॉपिक, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर अगेन ऐसे जब क्वेश्चन आया था, आई नेवर न्यू इट, कौन सी रिवर है, कहाँ जाती है, क्या करती है, बट हमें पता होना चाहिए। कहाँ से जा रही है तीस्ता रिवर? आ कहाँ से रही है, जा कहाँ रही है? सिक्किम की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कि लार्जेस्ट है? लार्जेस्ट है। एंड कहाँ से आ रही है? नॉट सिमिलर टू ब्रह्मपुत्रा, सेम वाली, सेम ग्लेशियर नहीं है, है ना? एंड ये जाके फिर बांग्लादेश में ही दूसरी रिवर से मिल जाती है। इट डज नॉट ड्रेन इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल, राइट? वी नो दिस। तो चलो थोड़े से फैक्ट नोट डाउन भी कर लेते हैं। बंगाल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि सप्लाई ऑफ वाटर टू फार्मलैंड थ्रू पाइपलाइंस तीस्ता रिवर इंस्टेड ऑफ इंक्वायरिंग मोर लैंड। ये तो छोटी सी खबर है कि पाइपलाइन डालेंगे तीस्ता में, बट तीस्ता कहाँ में पता होना चाहिए? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। वुड यू बिलीव दिस फैक्ट? क्या पता यूपीएससी के दिमाग में आ जाए, 1780 से पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। बिफोर 1780 इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। कोर्स चेंज होके ब्रह्मपुत्रा में जाने लगी, यू नो, फॉर चेंजेस इन नेम्स एंड एक्सेट्रा। यूपीएससी सवाल पूछता है, जब गांधी जी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, नेम चेंज करते हैं तो उस पर पूछा था सवाल, पुराने नेम से, किताबों में नया नेम दिया। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो। सो इट चेंज्ड कोर्स इन 1780s टू बिकम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर जमुना, दैट इज ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, राइट? इट इज अ ट्रिब्यूटरी दैट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। ये ग्लेशियर है जी, नाम नहीं याद रहता मुझे, छोम्बोछू। आपको याद रहे तो कर लेना, छोम्बोछू। व्हाट डज इट मीन छोम्बोछू? कोई मतलब तो होगा, किसी को पता हो? उनकी लैंग्वेज छोम्बोछू चाइनीज आती है आपको? कौन सी लैंग्वेज होती है चाइना में? मैंडेरियन, मैंडेरियन लैंग्वेज। छोम्बोछू ग्लेशियर है जी, खांगचुक छो लेक है। छू माइट बी प्रोबेबली समथिंग टू डील विद वाटर, है ना? छू का मतलब ग्लेशियर, छो का मतलब लेक होता है, चो, एंड छू का मतलब ग्लेशियर होगा। चो एंड छू, कहीं और नहीं जाना, है ना? छोम्बोछू एंड चो। जो याद रखने वाली बात, छोम्बोछू नहीं, ब्रह्मपुत्रा का अलग ग्लेशियर है। कौन सा? वो पता होना चाहिए। यमडुंग ग्लेशियर, वो पता होना चाहिए, सही? सो तीस्ता खांगसे ग्लेशियर एंड छोम्बोलंबो आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ द तीस्ता रिवर। टोटल एंड छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो याद नहीं करनी। इट फ्लोज टू द साउथ कटिंग अ डीप गॉज थ्रू शिवालिक हिल्स ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग and turn southeast to the run to the Sivok Khosla in the West Bengal. The river continues southward to empty into the Padma River
ये पहले था, इसको चेंज कर दो, जमुना रिवर में जाती है अभी, राइट, टिल 1780s, नाउ इट एंटर्स इनटू ब्रह्मपुत्र, राइट. सो द मेजर ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर छूंग छक छू पी चू, ये वो पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई. बस एक याद रखने वाली, रंगीत. ये पढ़ते हैं ज़रा, लंग छू, छुंग छू, दिख छू, रानी खोला, रंग पो छू. रानी खोला भी याद रख लेते हैं यार, रंगीत की जगह रानी खोला पूछ लिया, फिर रानी खोला एंड रंग पो छू छोड़ो. सो 2 रिवर्स, तीस्ता रिवर के ट्रिब्यूटरी याद कर लिए हमने. एक तो आ चुकी है रंगीत रिवर, और एक रानी खोला. रंगीत ने रानी को खोला और तीस्ता में डाला, है ना. रिमेंबर इट लाइक दैट, और एनीथिंग सिमिलर टू दैट. एंड ये सिक्किम की सेकंड बिगेस्ट रिवर है, और वेस्ट बंगाल की, सॉरी, सिक्किम की बिगेस्ट है एंड वेस्ट बंगाल की सेकंड बिगेस्ट. हाँ जी, खुशी बड़ी है, बताओ, बता दो, मुझे भी बता दो, मैं भी खुश हो लूँगा. सो दैट इज़ इट फॉर द डे. आज थोड़ा लिमिटेड रखा था मैंने, बिकॉज ज़्यादा खबरें नहीं थी, फालतू में डिटेल नहीं करनी. एंड थिंग्स विच आर, जो छोटे छोटे हम समरी नोट डाउन करते हैं ना, उसको अपने करंट नहीं, स्टैटिक वाले नोट्स में ऐड ऑन कर लेना. जहाँ ब्रह्मपुत्रा पढ़ रहे हो वहाँ तीस्ता लिख लो, तीस्ता के साथ ये चीज़ें लिख लो. सो ऐड देम टू द स्टैटिक नोट्स, कि आपको अलग अलग नोट्स ना रिवाइज करने पड़े, करंट और स्टैटिक साथ में हो जाए, राइट. थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.